Hello student, welcome in online class of science. In the previous lecture we have discussed about the chemical equation and we learned that the shorthand method of representing a chemical reaction in terms of symbol and formula of the different reactant and product is called the chemical equation. जैसे हमने कहा कि हम क्या करते हैं, जब कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उस रासायनिक समीकरण में जो भी अभिकारक और उत्पाद दिए गए हैं उस अभिकारक और उत्पाद को हम प्रतीकों अथवा सूत्रों की सहायता से लिखते हैं। जैसे अगर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यह अभिक्रिया करते हैं तो इनसे जो उत्पाद बनता है वह बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जिंक को हम प्रतीक के रूप में क्या लिखते हैं? जिंक को हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। अब फिर इसके पश्चात ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में या रासायनिक समीकरण में हुआ क्या? रासायनिक समीकरण में हमने जो भी अभिकारक दिए हुए थे, जो भी उत्पाद दिए हुए थे, उनको हमने प्रतीक के रूप में अथवा सूत्र के रूप में लिख दिया। अब फिर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर Zn और H2SO4 यह किस रूप में है? यह अभिकारक के रूप में है, यह रिएक्टेंट के रूप में है। और यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन किसके रूप में है? यह उत्पाद के रूप में है या यह प्रोडक्ट्स के रूप में है। तो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि जो सिंबल फार्मूला रिएक्टेंट का है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और रिएक्टेंट अगर एक से अधिक है तो उनके बीच में हम प्लस चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार से जो उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद को हम दाहिने साइड में राइट हैंड साइड में लिखते हैं और उनके बीच में भी अगर दो या दो से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। साथ ही साथ इनके बीच में एक एरो लगा देते हैं और तीर की जो दिशा होती है, तीर की दिशा यह अभिकारक से उत्पाद की तरफ होती है। फिर यहाँ पर आपके साथ चर्चा किया था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के जितने भी परमाणु हैं वह दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर होते हैं। तो एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट on the two sides of the equation are called the balanced chemical equation। यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अभिकारक और उत्पाद में तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो वो बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। इसी प्रकार से अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है? अनबैलेंस इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है in which the number of atom of different element is not equal on the two side of the equation. Such type of the chemical equation is known as the unbalanced equation। तो यहाँ पर देखिए, यह Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2। This one is the balanced chemical equation and यहाँ पर KClO3
अगर इससे उत्पाद बन रहा है यह है KCl प्लस O2। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल 2 परमाणु मिल रहा है। तो सच टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज नोन एज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात ये आती है कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है। रासायनिक समीकरण का संतुलन, समीकरण का संतुलन क्या होता है। रासायनिक समीकरण का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन means that making the number of atom of each element equal on both side of the equation। अब यहाँ पर जब हम संतुलन समीकरण बनाते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड में जो भी तत्व हमको मिल रहे हैं या जो भी तत्व हैं उनकी संख्या के बराबर अगर होगी तभी वह रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ पर राइट हैंड साइड, और किस फॉर्म में, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं ये दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ये दोनों साइड में अगर बराबर होंगे तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर इस बैलेंस या संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। The importance of the balanced chemical equation lies in the fact that satisfies the law of conservation of mass। तो यहाँ पर यह किस नियम को संतुष्ट करता है, यह द्रव्य के अविनाशिता, यह द्रव्य के अविनाशिता के नियम को संतुष्ट करता है। तो द्रव्य के अविनाशिता के नियम के अनुसार जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान या उनके परमाणुओं की संख्या या उनके अणुओं की संख्या या उसके मोल की संख्या उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, उत्पाद के आयतन के बराबर होना चाहिए, उत्पाद के मोल के बराबर होने चाहिए। ये सभी बातें संतुलित रासायनिक समीकरण हमको बताता है। तो यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। अब यहाँ पर देखिए कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ चरण होते हैं, उन चरणों का प्रयोग करके हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। देखिए स्टेप इन्वॉल्व in balancing chemical equation। क्या क्या स्टेप यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ये जान लीजिए आप कि जो स्टेप यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं ये स्टेप जैसे जैसे आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो इक्वेशन को बैलेंस करना सीखने के पश्चात आपको फिर इन स्टेप्स को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख करके किसी रासायनिक समीकरण को बड़े आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले
हमको शब्द समीकरण लिखना है, शब्द समीकरण लिखना है। मीन्स टू राइट द वर्ड इक्वेशन, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन। अब जो भी रिएक्टेंट में और जो भी प्रोडक्ट में केमिकल सब्सटेंस हैं या रासायनिक पदार्थ हैं, उनको हम शब्दों के रूप में लिख लेते हैं। अभिकारक को हम बाएं पक्ष में और उत्पाद को हम दाहिने पक्ष में लिखते हैं। फिर इसके पश्चात क्या करते हैं? इसके पश्चात हम दूसरा काम करते हैं कि प्रतीक व रासायनिक सूत्र के रूप में, रासायनिक सूत्र के रूप में जो शब्द समीकरण है उस समीकरण को लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? तीसरा स्टेप यहां होता है कि प्रत्येक तत्व के चारों ओर, प्रत्येक तत्व अथवा यौगिक के चारों ओर बॉक्स बना देते हैं, अब देखिए चारों ओर बॉक्स बनाने का क्या मतलब है? चारों ओर बॉक्स बना देने का मतलब है कि अब इसको हमने इनसर्किल कर दिया। जब इनसर्किल कर दिया तो इसका मतलब है कि अब जो भी परिवर्तन होगा वह केवल गुणांक का परिवर्तन होगा, और वह गुणांक केवल प्रेफिक्स के रूप में होगा, पूर्व लग्न के रूप में होगा। आप किसी तत्व अथवा किसी यौगिक में आप बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात क्या है? इसके पश्चात अब अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, इसके परमाणुओं के, अभिकारक और उत्पाद के जो भी परमाणु हैं उनके परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। फिर अब क्या करते हैं? अगला स्टेप ये करते हैं कि जिस तत्व के परमाणु में सबसे अधिक भिन्नता होती है, सबसे अधिक भिन्नता होती है, उसे सबसे पहले संतुलित करते हैं, सबसे पहले इसे ही संतुलित करते हैं। अब फिर देखिए इसके पश्चात क्या है? अब जितने भी इस प्रकार से तत्व हैं, अब प्रत्येक तत्व के अभिकारक व उत्पाद परमाणुओं को संतुलित करते हैं, उत्पाद परमाणुओं को संतुलित करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि अभिकारक और उत्पाद दोनों भागों में स्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु संतुलित नहीं हो जाते हैं। Now we will take some examples to illustrate the balancing of a chemical equation. The first example is that steam is passed over heated iron to form the magnetic oxide of iron and the hydrogen. या
यदि तप्त आयरन पर भाप प्रवाहित की जाती है तो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। इसका हमको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप हम लिखेंगे। यहाँ पर अभिकारक के रूप में आयरन है और प्लस यहाँ पर भाप या स्टीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हमको मिल रहा है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने शब्द समीकरण लिख लिया। अब स्टेप 2 में आपको बताया हुआ है कि प्रतीक, इस शब्द के लिए हम प्रतीक अथवा उसके रासायनिक सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर है Fe प्लस भाप, यह पानी से बना हुआ है H2O, प्लस आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड है Fe3O4 है, प्लस H2 है। अब जो शब्द समीकरण दिया गया था उस शब्द समीकरण को हमने रासायनिक प्रतीक के रूप में अथवा रासायनिक सूत्र के रूप में लिख लिया। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ पर अब जितने भी ये आयरन दिया गया प्लस H2O दिया गया और यहाँ पर उत्पाद के रूप में Fe3O4 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है। अब इसको बॉक्स बना करके इनसर्किल कर देंगे, घेर देंगे, और अब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये केवल बिगिनिंग में आपको सीखते समय आवश्यकता है। आगे जब आप करना सीख जाएंगे तब इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम अब प्रत्येक तत्व जो भी यहाँ पर है तत्व है और फिर अभिकारक में परमाणु कितने हैं इसके, अभिकारक में परमाणु, फिर उत्पाद में कितने परमाणु हैं, उत्पाद में परमाणु या परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर तत्व क्या है, आयरन है, Fe है, फिर क्या यहाँ पर है, हाइड्रोजन है, और क्या यहाँ पर है, ऑक्सीजन है। अब देखिए अभिकारक में कितना है, 1 है, उत्पाद में कितना है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर अभिकारक के रूप में कितना है, यहाँ पर 2 है, और उत्पाद के रूप में भी कितना है, यहाँ पर 2 है। अब ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और उत्पाद में इसकी संख्या 4 है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक तत्व के अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब सबसे जो बिगेस्ट फार्मूला है उस बिगेस्ट फार्मूला को, यहाँ पर सबसे बिगेस्ट फार्मूला क्या है, Fe3O4 है, और इसमें भी अब देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम किसका है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम ये किसका है, ऑक्सीजन का है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम ये ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन का कितना है, ये 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका मतलब है कि हम किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब जैसे ही ऑक्सीजन को हम बैलेंस करना शुरू करेंगे, ये देखिए हमारे पास तत्व है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर देखिए बेटा बॉक्स ये बना हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। अब जो कुछ भी होना है बाहर होना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर आपने 4 का
गुणा कर दिया। ऑक्सीजन को आपने यहाँ पर देखिए, अब ऑक्सीजन यह 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि अभिकारक में यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही अभिकारक में आप देख रहे हैं कि इस H2O में प्रीफिक्स के रूप में 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 से गुणा करने के पश्चात अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जा रही है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 × 2 = 8 हो जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब आयरन को बैलेंस करना है। आयरन यहाँ पर 3 है और आयरन यहाँ पर 1 है, ये हो गया 3, तो ये हो गया 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2O। अब यहाँ पर देख लीजिए ये बैलेंस हो गया, तो फिर अब आप देख लीजिए कि FeH है, फिर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर आयरन के परमाणुओं की अभिकारक में, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में आयरन कितना हो गया? 3 हो गया। प्रोडक्ट में आयरन कितना हो गया? 3 हो गया। फिर हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? यहाँ पर 8 हो गया। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? 8 हो गया। फिर ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर 4 हो गया। इसका मतलब है कि बोथ साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इस प्रकार से जो तत्वों के परमाणु हैं, उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो गई। इस प्रकार से यह समीकरण एक बैलेंस समीकरण के रूप में हमको प्राप्त हो गया। The second example is the combustion of methane in presence of oxygen to form the carbon dioxide and water। इसका मतलब हुआ कि हम मीथेन का दहन कर रहे हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड व पानी का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम शब्द समीकरण लिख रहे हैं। यहाँ पर मीथेन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है। अब इसका प्रतीक या रासायनिक सूत्र के रूप में लिख रहे हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O के रूप में है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में या रिएक्टेंट ये अभिकारक के रूप में है, ये रिएक्टेंट के रूप में है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यह प्रोडक्ट के रूप में है। अब इसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं? यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तत्व भाग ले रहे हैं। अभिकारक में इसके परमाणु की संख्या देखिए, कार्बन में यहाँ पर अभिकारक में 1 है, इसी प्रकार से उत्पाद में भी 1 है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन अभिकारक में 4 है, लेकिन उत्पाद में हमें केवल 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन अभिकारक में 2 और उत्पाद में 3 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे अधिक भिन्नता किसके परमाणु में हो रही है? सबसे अधिक भिन्नता हाइड्रोजन के परमाणु में मिल रही है। तो सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हो गया CH4, अब इसको बॉक्स में लिख लिया, प्लस O2 इसको बॉक्स में कर दिया, प्लस CO2 इसको भी बॉक्स में कर दिया, प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि CH4 यहाँ पर 4 हो गया और जैसे ही यहाँ पर H2O कि बाहर प्रीफिक्स के रूप में 2 का गुणा किया गया, तो 2 का गुणा करने से यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित हो गई। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु यह 2 हैं और यहाँ पर यह 2 मिलकर के कुल 4 हो गया। लेकिन अभिकारक में हम देख रहे हैं कि अभिकारक में केवल और केवल 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर अब 2 का गुणा कर दिया गया। अब इसका जो बैलेंस इक्वेशन हो गया, वह बैलेंस्ड इक्वेशन
इसका हो गया CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। अब बड़े आसानी से अभिकारक और उत्पाद के जो भी परमाणु हैं, आप देख लीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इसको चेक कर लीजिए, कार्बन यहाँ पर 1 है, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर कार्बन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाता है। Third example is that nitrogen and hydrogen combine to form the ammonia. Write the balanced chemical equation for the reaction involved. अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हमको लिखना है। यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया कर रहे हैं, इससे अमोनिया का निर्माण हो रहा है। यह N2 प्लस H2, यहाँ पर नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और यह दोनों मिल करके अमोनिया NH3 का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन हमको 2 मिल रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन केवल 1 है। अब प्रत्येक तत्व के लिए लिख लिया जाए कि तत्व क्या है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। अब तत्व है यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 है, यह भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में यह 1 है और प्रोडक्ट साइड में यह 3 है। तो सबसे पहले अब इसको बैलेंस करते हैं। यह है N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। अब यहाँ पर देखिए, इसको इस साइड में बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट साइड में 2 से। अब जैसे ही प्रोडक्ट साइड में 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करने पर अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन हो गया। अब ये हो गया 2 3 6। अब इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इसका बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब ये बैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर देख लीजिए, नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में देख लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर भी कितना है, 6 है। तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन बड़े आसानी से हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। तो रिएक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक रिएक्शन को संतुलित करने के लिए इसी स्टेप का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, आपको बताया था कि जब बैलेंस हम करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो बैलेंस करने पर यहाँ पर हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पता चलता है। इसका मतलब है कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अब ये क्या बताता है, मॉलिक्यूल जब बैलेंस इक्वेशन लेते हैं तो उस बैलेंस इक्वेशन में हमको ये बताता है कि मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट टेकिंग
पार्ट इन द रिएक्शंस आर इक्वल, तो नंबर ऑफ द रिएक्टेंट साइड मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ द प्रोडक्ट साइड मॉलिक्यूल आर इक्वल। इसका मतलब है कि अभिकारक के अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर होती है। इसी प्रकार से अभिकारक के मोल की संख्या और उत्पाद के मोल की संख्या बराबर होती है। फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी मिलता है। द्रव्यमान और आयतन का जो है यह सह संबंध दोनों का मिलता है। दोनों अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान का और आयतन का संबंध भी बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से आयतन और आयतन का संबंध भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है द वॉल्यूम टेकिंग पार्ट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम टेकिंग पार्ट इन द प्रोडक्ट साइड। अभिकारक और उत्पाद में जो आयतनात्मक संबंध है वो दोनों बराबर होना चाहिए।